नमस्कार। मुझे खुशी है कि सैल्यूट तिरंगा नाम की इस संस्था ने, जो लगभग आज से 3 साल पहले 2017 में ये स्थापित हुई, एक ऐसे दिन पे मुझे दावत दी है जब मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भारत के इतिहास में है। सैल्यूट तिरंगा संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी, खास तौर से मुंबई में बैठी मोहतरमा वंदना त्रिपाठी जी, जिन्होंने मुझसे राब्ता कायम किया था और आज के प्रोग्राम के लिए मुझे दावत दी। वंदना त्रिपाठी जी सैल्यूट तिरंगा की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इस संगठन के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब राजेश झा साहब, और इसमें तमाम वो बड़े नाम, खासतौर से जनाब कीर्ति साहब, जनाब एस.सी. दुबे साहब, स्वामी कपिल स्वामी जी, हमारे बहुत पुराने दोस्त और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए सीनियर लीडर जनाब श्याम जाजू जी, जनाब डॉक्टर राजेंद्र फड़के जी, जनाब अर्जुन लाल मीना साहब, और इस संगठन में जिस काम के दायित्व से अलग अलग लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, इस संगठन के महिला सेल के प्रेम बाबा कशरनी जी, युवाओं का जो सेल है उसके आदर्श श्रीवास्तव साहब, किसान सेल के कुंवर लाल डागर साहब, आप लोगों ने मुझे आज यहाँ अपने इस मशहूर और पॉपुलर पेज पर बोलने का मौका दिया, और वो भी ख़ास तौर से 2 अक्टूबर। ये पूरा देश जानता है कि 2 अक्टूबर को हम किस किस का जन्मदिन मनाते हैं, और ये 2 अक्टूबर की दिन किन लोगों का जन्म हुआ था। तो मैं मानता हूं कि आज की बातचीत में हम गांधी और शास्त्री जी, इन दोनों को ही बीच में रखेंगे, ताकि हम इस प्रकृति ने जो सोच करके दोनों को ही 2 अक्टूबर को अगर भारत की धरती पे जन्म दिया, तो 2 अक्टूबर 1904 को इस देश का महान, बहादुर, तेजस्वी और गरीब परिवार में पलकर पैदा होने वाले लाल बहादुर शास्त्री का आज जन्मदिन है। मैं उनको, उनके परिवार के लोग, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी संगठन में हो, उनको एक बार उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देता हूं, उन्हें याद करता हूं। इसी तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी साहब 2 अक्टूबर 1869 में उनकी पैदाइश का दिन है, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सैल्यूट तिरंगा के देश भर में जो हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, हर राज्य में हैं, मैं उनके सामने आज
अपनी बात को कहने का जो एक हमारे यहां रस्मी अंदाज है उससे अलग हट के बात करता हूं, क्योंकि रस्में जब पड़ जाती हैं और जब हमारे बुजुर्ग उन रस्मों को डाल करके उन रस्मों की परिपाटी जब देश करने लगता है, जब उसमें कोई बदलाव नहीं लाता है, उसमें कोई सच बात नहीं आगे लाता है, तो मैं समझता हूं कि फिर इस तरीके के जन्मदिन या उनकी पुण्यतिथि या जन्म तिथि को मनाने का हम ढकोसला तो कर सकते हैं। उनके जन्म से क्या हम सीखते हैं और उनके जाने के बाद से हम क्या सीखते हैं, अगर हम इस तरीके का चिंतन मनन करने लगें और भावुकता में हर बात को न देखें, हम तथ्यों पे देखें, हम उस सत्य के ऊपर देखें, और आज जब उनके जाने के बाद करीब करीब 72 साल बाद जब हम उनके जन्मदिन को मनाते हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हों या मोहनदास करमचंद गांधी हों, तो क्या वजह है, हम क्यों याद करते हैं? और हम याद करने की जो सरकारी रस्में हैं वो हम समझ सकते हैं, सरकार अपने बंधनों में होती है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है, सरकार में ये पार्टी आएगी वो पार्टी आएगी, हमेशा रहता है। देश के टुकड़े होते हैं, देश में आंदोलन चलते हैं, देश को तोड़ने की कोशिशें चलती रहती हैं, इसलिए वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। यूएसएसआर बहुत बड़ा देश था, आज 27 टुकड़े उसके हो गए, लेकिन जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है, दुनिया आज भी उसे उसी से जानती है। तो भारत में राजनीतिक भारत के कई टुकड़े हुए हैं, और ये बात मैं अपनी आगे आने वाली बातचीत के लिए एक आधार के तौर पे कहता हूं। वंदना जी और राजेश जी, आपने जो संगठन बनाया है, आज की परिस्थितियां, आज की स्थितियां, आज के राजनीतिक हालात, आज के सामाजिक हालात और आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं, ये तमाम सारी चीजों को ध्यान में रख के आपने एक संगठन बनाया। अब ये संगठन माने के 100 साल के बाद, तो जो संगठन में आज आपने जो आदर्श रखे होंगे, जो मूल्य रखे होंगे, वो जरूरी नहीं है कि 100 साल या 50 साल के बाद वो इररिलेवेंट हो जाए, और उन नए परिप्रेक्ष्य में नई चुनौतियां होंगी, नई योजनाएं होंगी, नई सामाजिक स्ट्रक्चर होगा, नए थॉट होंगे। तो अगर हम इस परिपाटी में कि नहीं साहब, ये संगठन ने अपने शुरू में ये कहा था, तो इसमें जो मूल तत्व है वो तो रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, और उस वक्त जो लोग इसमें आएंगे, उस वक्त पूरी दुनिया का, विश्व का क्या रूप होगा, भारत के समाज का क्या रूप होगा, यही भारत होगा या नहीं होगा, या भारत के संविधान कैसा होगा, भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे होगी, बहुत सारी चीज होगी। लेकिन हमारे यहां जो एक गलती हो रही है कि ये वो देश है जहां भगवान रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, तमाम जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे लिए बड़े सम्माननीय हैं, हम उनके चरित्र पे बातचीत करते हैं। यानी वो जिसके बारे में, जिसे हमने देखा नहीं है, लेकिन वो हमारी जीवन शैली में बसते हैं। हम आगे बगाहे, वो किसी पद पे नहीं थे, उसके बावजूद भी वो हमारे सबकॉन्शियस में हमारे आदर्श हैं, और हम अलग अलग तरीके से उन्हें याद करते हैं, अलग अलग तरीके से उनके विचारों को मानते हैं कि राम राज्य क्या होता है, राम का क्या कर्तव्य था, लक्ष्मण का क्या कर्तव्य था, सीता जी का क्या कर्तव्य था, तो हम उनको मानते हैं और उसमें हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक आदर्श शक्ति है जिन्हें हमने किसी ने देखा नहीं है, पढ़ा हुआ है, लेकिन आज उन आदर्शों को लेकर के हजारों हजारों साल पुरानी कहानियां हैं। ये वाल्मीकि जी ने लिखा और लोगों ने भी लिखा,
क्यों हमारे मन के अंदर उनके प्रति एक श्रद्धा है, क्यों हमारे मन में उनके प्रति एक आदर है? वो इसलिए नहीं है कि किसी ने कहा इनको मानो और ये भगवान है। ये इसलिए है कि उन्होंने उस दौर में भी ऐसे आदर्श रखे, ऐसी परंपराओं का निर्माण किया जो हमें, जब हम उन्हें आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो लगता है कि हमें वही रूप धारण करना चाहिए। लेकिन भगवान राम पे बात होगी, कृष्ण पे बात होगी, सीता जी पे बात होगी, सब पे बात हो सकती है, उनके अलग अलग एस्पेक्ट पे बात हो सकती है। लेकिन हमारे यहां राजनीतिक दिवालियापन और बौनों का सत्ताओं पे आना, उन बौनों ने और उस राजनीतिक दिवालियेपन ने इस देश में राजनीति के आदर्शों को समाज में स्थापित कर दिया। राजनीतिक जो दौर है वो बदलते रहते हैं, उसमें आइडियल बदलते रहते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो आइडियल होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं, क्योंकि समाज उनको कभी नफे नुकसान सत्ता से उनको नहीं जोड़ता। आज कोई आदर्श है, कल कोई दूसरा आदर्श होगा, परसों कोई दूसरा आदर्श होगा, लेकिन हजारों साल की इस पूरी जर्नी में आज भी भगवान राम और वो रामायण और वो महाभारत हमारे लिए एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। हम पढ़ के उनसे सीखते हैं और बार बार आज भी हम ये कहते हैं कि महिला हो तो सीता जैसी हो, और पुरुष हो तो राजा जैसा हो, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। ये तमाम हम क्यों देते हैं उदाहरण, इसके पीछे की मनोदशा समझे, तब हम 2 अक्टूबर को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमारे यहां एक आदर्श है त्याग का। हम त्याग को भी एक आदर्श मानते हैं, और त्याग करने वाले पुरुष का जब दूसरा रूप होता है हम उसको भी मानते हैं। सिर्फ त्यागी होना ही काफी नहीं है। तो जो लोग सत्ता में थे उन्होंने राजनीति की। भगवान राजनीति किसी का हिस्सा नहीं थे, सीता जी किसी राजनीति का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से सामाजिक मूल्यों को एक नया आधार दिया। लेकिन कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक लीडर जब कोई आधार देता है तो वो राजनीति का देता है, समाज का नहीं देता। लेकिन हमारे यहां हम 1920 से लेकर 2020 के कालखंड को देखें, क्योंकि गांधी जी की पैदाइश का अगर हम साल देखें तो 1869 में गांधी जी पैदा हुए, और गांधी जी की पूरी जर्नी को देखें 30 जनवरी 1948 तक, तो हमारे यहां कोई एक आम आदमी जो एक साधारण मानव होता है, क्योंकि हम उस सनातन परंपरा के हैं जिसमें पेड़ को भी हम इसलिए पूजते हैं कि पेड़ हमें कोई बदले में लाभ हानि नहीं, कोई चमत्कार नहीं, वो पेड़ हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देता है, मां गंगा हमें पानी देती है, सूर्य की किरणों से हमें एनर्जी मिलती है, धरती हमें भोजन के लिए नए नए अलग अलग प्रकार के व्यंजन पैदा करता है। तो ये जो 5 तत्व हैं उन्हें हम पूछते हैं। लेकिन हमारा कंट्रडिक्शन कहां से शुरू होता है कि जब हम किसी साधारण आदमी को इस तरीके से चारों तरफ से देखते हैं कि हम उसे भगवान मानने लगते हैं और उसके अंदर भगवान की क्वालिटी देखना शुरू कर देते हैं।
और जब हम ये देखना शुरू करते हैं तो हम उसे भगवान के रूप में देखते हैं, तो फिर हम उस पर सही तरीके से विवेचना नहीं कर पाते, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाते। हमको उसको क्रिटिकल बात कहने में थोड़ा सा एक हिचकिचाहट होती है। लिहाजा मैंने कहा कि ऐसे लोग जो समाज में हैं उनके ऊपर आप नुक्ताचीनी ना भी करें, लेकिन जो राजनीतिक दौर से स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे चलाया, किस तरह चलाया, कैसे चलाया, ये ठीक था, ये ठीक नहीं था, ये फैसला कब होना चाहिए था, नहीं था, यहां बोलना चाहिए था, नहीं बोले, उसका हम जब क्रिटिकल एनालिसिस करें तो अपने मन मस्तिष्क से उसको इतना आदर्श न मान ले कि उसके बारे में हम शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त भी, उसके बारे में हम कोई सेंटेंस बनाते वक्त भी उस सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में हम इतने आदर्शवादी हो जाएं कि सच को झूठ बोलने लगे। इसलिए मैंने कहा कि ये 2020 भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव का दौर लिखा जाएगा। और यह दौर किसी राजनीतिक दल, किसी विशेष सोच की वजह से नहीं लिखा जाएगा। राजनीति में जो बदलाव हुआ वो अपनी जगह है, बदलाव तो पहले भी हुए थे, बदलाव तो 1998 में भी हुआ था, लेकिन इस बदलाव के पीछे पहले सामाजिक बदलाव हुआ और समाज ने इस बदलाव को एक सामूहिक तौर पर प्रकट किया, जिसके कारण राजनीतिक बदलाव हुआ। और हम और हमारे समाज में जो एक फिक्स नैरेटिव कर दिया गया था कि आप भगवान राम पे सवाल उठाएं, सीता पे उठाएं, लेकिन गांधी जी के ऊपर बात भी न करें, तो चलिए साहब नहीं करते बात। कुछ लोगों ने जिन्होंने गांधी जी का इस्तेमाल, और कुछ लोग जो विदेशी थे जिन्होंने गांधी जी का इस्तेमाल किया, और जो भारत में थे उन्होंने गांधी जी का अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया। और गांधी जी कहां बोले, कहां चुप रहे, क्यों चुप रहे, क्यों बोले, इस पे क्या आज बातचीत नहीं होनी चाहिए? उनका मान सम्मान अपनी जगह है, लेकिन किसी का मान सम्मान राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। अगर राष्ट्र की राजनीतिक जीवन में, किसी देश की राजनीतिक यात्रा में कोई भी हो, तो एक समय के बाद क्या हम उस पे किसी किस्म की कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकते? क्या हम अपने विचार नहीं रख सकते? क्या जिन लोगों ने गांधी को पकड़ करके एक पार्टी विशेष का, एक विचारधारा विशेष का यरगमाल बना रखा है, बंधक बना रखा है, क्योंकि उनको गांधी को आगे रखकर ही इस देश में नकली गांधी पैदा हुए, और गांधी का नाम जान करके यह देश कई सौ सालों से गांधी को जानता है, और गांधी की वजह से ही एक जो उनके प्रति श्रद्धा थी, वही श्रद्धा कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे टाइटल लगा के लेने की कोशिश की। लेकिन इस देश में संचार क्रांति के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो चंद हाथों में रहे, और चंद हाथों में रहे तो इसलिए मैं और आप आज के आधुनिक दौर में ये जो संचार क्रांति के माध्यम से पूरे देश के हर राज्य में जो आज सैल्यूट तिरंगा के लोग बैठे हुए हैं, वंदना जी बैठी हुई हैं मुंबई में, आपके बहुत से पदाधिकारी जो हैं वो दिल्ली में होंगे, वो जम्मू कश्मीर में होंगे, वो केरला में कालीकट में बैठे होंगे, लेकिन इस संचार क्रांति ने हम सबको अपने घर बैठे बैठे एक दूसरे से जोड़ दिया है। या ये कहें कि महाभारत काल का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जब संजय युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे, उस वक्त और आज के दौर में कोई फर्क लगता नहीं है। तब पता नहीं इंस्ट्रूमेंट था या नहीं था, कौन सी चीजें थी, ऐसी थी या ऐसी थी, या होंगी तो हमें शायद साइंटिफिक तौर पे पता ना हो, इतना ज्ञान ना हो। लेकिन इस संचार क्रांति ने जो एक गॉड की पोजीशन थी कि ये बहुत महान लोग हैं,
इनका रूप भगवान जैसा है, इसलिए इनके किसी एस्पेक्ट पे बात आप करेंगे तो इस देश के अंदर कुछ लोग, वो राजनीतिक दलाल, वो राजनीतिक स्वार्थी पार्टी कभी आपको बोलने नहीं देंगी। तरह तरह के काउंटर एलिगेशन लगना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आज का दिन और आज जिस विषय पे आपने बात करने के कहा और जिस दिन का आपने चुनाव किया है, मैं आज इस दिन को, अपनी बात को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों के नाते, उस दौर में जो महान नेता थे, चाहे एनी बेसेंट हो, चाहे सी शंकरन नायर हो, ये तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, अध्यक्ष रहे, आज मैं किसी ऐसी किताब का, और आज क्या मैं कभी किसी ऐसी किताब का जिक्र नहीं करता हूं जो जिस पे यह आरोप लगाया जा सके कि ये कोई गांधी जी विरोधी, गांधी जी को मारने वालों ने, इस किस्म का जो माहौल बनाया जाता है हमारे यहां कि देखिए साहब, ये किताब ऐसे लोगों ने लिखी है जो गांधी के विरोध में थे, जिन्होंने गांधी की हत्याएं की। इस किस्म का नैरेटिव करके आप सच बात को झुठला सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन आज समय आ गया है कि आप ये देखें कि किस तरीके से इस संचार क्रांति के माध्यम से कितनी चीजें बाहर आ रही हैं। और इसी के चलते मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज ये मानता हूं कि मेरे जीवन के आदर्श, मेरे जीवन के सबसे सिंपल और साधारण व्यक्ति, अगर मुझसे कोई ये कहे कि आज के दिन आपको ये चुनना है कि दो लोग आज पैदा हुए, उनका आज जन्मदिन है, तो मैं किसी को ज्यादा पसंद करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि जिस दूसरा कोई है तो उसके प्रति मेरे मन में कोई दोहरा भाव है। मेरा आदर्श लाल बहादुर शास्त्री है, मेरा आदर्श राजेंद्र प्रसाद है, मेरा आदर्श सुभाष चंद्र बोस है, मेरा आदर्श छत्रपति महाराज शिवाजी हैं, मेरा आदर्श वीर सावरकर है। अब कोई कहे कि साहब आप इनको आदर्श मानते हैं, इसका मतलब है आप गांधी जी के बारे में कुछ और विचार रखते हैं। यह नहीं है। गांधी जी के बारे में आज मैं आपके सामने उन्हीं के साथी, उन्हीं के सामने वाले लोग जो उनके सामने थे, जो उनके जीवित रहते हुए थे, मैं उन लोगों की बातें रखूंगा। उन्होंने किताबें लिखी हैं और वो किताबें इस दौर में दबाई गई, छुपाई गई। इसलिए मैंने कहा कि आज की संचार क्रांति में आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन झूठ बोल करके भाग नहीं सकते। आज के दौर का नया नारा है, और यह नारा मैं मानता हूं, इस नारे का मतलब है कि झूठे को घर तक छोड़ के आओ। इसलिए मैंने कहा कि आज गांधी पे जब चर्चा होगी, जब गांधी पे बात होगी, तो गांधी के साथ के दौर के लोगों के द्वारा ही होनी चाहिए। और इन दोनों लोगों के ऊपर जो कुछ हुआ है, मैं आज आपको उसी माध्यम से दिखाऊंगा। यह एक किताब है, इस किताब का नाम है हु किल्ड शास्त्री। इतनी ऑथेंटिक किताब है, पूरी दुनिया भर से जिन जिन देशों में उस दौर की कहानी छुपी हुई है, उस दौर के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आधारित है। और इसका राइटर, इसका ऑथर किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं है, बल्कि भारत के मनोरंजन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। उस शख्स ने पैसा कमाने के लिए, इस देश की जनरेशन को बेवकूफ बनाने के लिए, वो भी मुगले आजम 1960 में बना सकता था, वो भी चलताऊ फिल्में बना करके इस देश में पैसा कमा सकता था। लेकिन जिस शख्स ने यह किताब लिखी है, उनका नाम है विवेक अग्निहोत्री।
निहायत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। इन्होंने ही महात्मा गांधी पे तो फिल्म बनाई है एक अंग्रेज ने, लेकिन इस देश में लाल बहादुर शास्त्री पे फिल्म नहीं बनी। लाल बहादुर शास्त्री भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री के पास तो अपने घर पे पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बना तो प्रधानमंत्री किसी के रहमो करम पे नहीं बने। जैसे 1947 में रहमो करम पे अंग्रेजों के और गांधी जी की मेहरबानी पे कुछ लोग प्रधानमंत्री बने थे। इस विवेक अग्निहोत्री जी ने वो जो फिल्म बनाई है, मेरा निवेदन है आज की पीढ़ी, आज के युवा सिर्फ फिल्म देखने जाएं और फिल्म देखने के बाद निर्णय करें कि आखिर इस देश में लाल बहादुर शास्त्री पे फिल्म क्यों नहीं बनी, इनके ऊपर तथ्यात्मक किताबें क्यों नहीं लिखी गईं, इनकी मौत के ऊपर, इनकी हत्या के ऊपर, इनके मर्डर के ऊपर कभी इस देश में बहस क्यों नहीं चली। और बड़े बड़े महान पार्टियों ने, बड़े बड़े महान नेताओं ने, आज तो इनके परिवार के सीधे लोग मौजूद हैं, कम से कम 2 बेटे उनके यहां मौजूद हैं, उनकी बहुएं मौजूद हैं, और वो तमाम सारे लोग पिछले यानी 1966 से लेकर लगातार ये मांग उठती रही है कि आप उनके बारे में जांच करें, पोस्टमार्टम कराएं, डीएनए रिपोर्ट करें, तमाम, लेकिन किसी सरकार ने यह बात नहीं सुनी। आज तो छोटे छोटे मर्डर के ऊपर हम तमाम मुहिम चला देते हैं, बड़े बड़े सवाल खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब तक हम इतिहास की भूलों को और इतिहास के फ्रॉड को जब तक लोगों के सामने नहीं सही तरीके से रखेंगे, हमारा वर्तमान ठीक नहीं हो सकता। यह बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको या मुझे कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज तो ढूंढता है, लेकिन जब उसको लगता है कि यह बीमारी कोई ज्यादा खतरनाक है, तब वो आपसे आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है, और वो फिर फैमिली हिस्ट्री ध्यान में रखते हुए उस बीमारी का इलाज करता है। राष्ट्रों का इलाज करने के लिए अगर इतिहास में भूलें करी गई हैं, अगर इतिहास में कुछ छुपाया गया है, झूठ बोला गया है, दबाया गया है, तो जब तक उन इतिहास की भूलों को वर्तमान की युवा पीढ़ी के सामने तथ्यों के साथ, सत्यता के साथ, रेफरेंस के साथ आप नहीं रखेंगे, तो वर्तमान पीढ़ी कंफ्यूज रहेगी, वर्तमान पीढ़ी सच नहीं बोल पाएगी, और अगर ये पीढ़ी सच नहीं बोलेगी तो आने वाली पीढ़ियां भी इस पीढ़ी को जिम्मेदार मानेगी। इसलिए सैल्यूट तिरंगा के तमाम पदाधिकारी, खासतौर से वंदना त्रिपाठी जी, राजेश झा साहब, ये मुहिम आप उठाएं कि क्या झूठ बोल करके, क्या सच को दबा करके हम किसी को महान बना दें और उस महानता का ढिंडोरा पीटें। और हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हम किसी संवैधानिक पद पे नहीं हैं, लेकिन हम एक आम नागरिक, एक भारत की हजारों साल परंपरा के वाहक हैं, जहां हमें सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन सच सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। सच के आड़ों अगर कोई आता है तो वो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, वो सच अगर राष्ट्र के लिए हानिकारक है, वो सच अगर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे बोलिए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि 2 अक्टूबर 1904 में जिस शख्स का जन्म हुआ है उसको पढ़िए, और इनकी भी हत्या हुई थी, लेकिन आज भी भारत की राजनीति में इस सब के बावजूद कि जो बहादुर थे, जिन्होंने भारत की असीमता को, अक्षुण्णता बरकरार रखने की कोशिश की, उन लोगों के बारे में आज के 2020 के भारत में लोग बोलने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं। इसीलिए एक पार्टी विशेष के लोगों ने सत्ता प्राप्ति के लिए जो भी कुछ प्रकरण किए, जो भी कुछ षड्यंत्र किए,
लाल बहादुर शास्त्री की हत्या तो 11 जनवरी 1966 में हुई है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की हत्या तो आपने 24 अक्टूबर 1943 को ही कर दी थी, जब उस वक्त सत्ता के लालचियों ने अंग्रेजों से मिलकर के सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा मूवमेंट हाईजैक कर लिया। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस देश की युवा पीढ़ी को बहादुर और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना सिखा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जिनको सत्ता चाहिए थी, जो किसी एजेंडे के तहत ये सब काम कर रहे थे, उन्हें बहादुर नहीं पसंद थे, उन्हें डरपोक, लाचार, बेईमान, झूठे, फरेबी लोग पसंद थे। उन्होंने उन्हीं लोगों को प्रमोट किया और भारत की सत्ता पर 19 साल तक राज किया। इसलिए मैं मानता हूं कि कम से कम आज के दौर में हम पहली बार ये तो कोशिश करें कि एक बार हम सच तो बोले। 70 सालों से झूठ बोलने की भारत के सनातनियों को आदत पड़ गई है और यह बीमारी इतनी खतरनाक हो गई है झूठ बोलने की, झा साहब, कि अब हम न खुद झूठ बोलते हैं बल्कि अपने दुश्मन और राष्ट्र के दुश्मनों से भी कहते हैं कि तुम भी झूठ बोलो। क्योंकि हमने सच अगर सुन लिया तो ये जो हमने महल खड़े किए हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हमने ली हैं, ये हमने सत्ता का सुख भोगा है, ये सत्ताओं के जो इतने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये व्यवस्था में जो हमने मजे लिए हैं, ये सब छोड़ने पड़ जाएंगे अगर हमने सच बोलना शुरू कर दिया। हमने अपने बच्चों को सच बताना शुरू कर दिया तो वो बच्चे हमसे बगावत कर बैठेंगे। और ये हमने जो पुल खड़े किए हैं, ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की हैं, ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए दादा परदादा जो हैं, इनको लोग सड़कों पे इनकी होली जला देंगे। स्वार्थ, बेईमानी, झूठ और फरेब का जो हमने एक मुजस्समा बनाया है, वो खुल जाएगा चौराहे पे। और वो खुला तो हमें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए झूठ बोलते रहो, पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते रहो। लेकिन शायद उनको यह नहीं पता था कि अखबार उनके कंट्रोल में था, रेडियो उनके कंट्रोल में था, टीवी था नहीं उस दौर में। उन्होंने इन दोनों चीजों पे कब्जा किया और पूरे देश को वो बातें बताई जो उनको सूट करती थी। इसलिए 1956 तक सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों की जासूसी होती रही। ये किसके कहने पे हो रही थी? क्योंकि जो गए थे, जिन्होंने ट्रेंड किया था, वो लोग सत्ता पे बिठा के गए और उन लोगों को लगा कि हमारी बातें 100 साल बाद खुले कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कल परसों आज कल में न खुल जाएं। इसलिए ऐसे तमाम प्रावधान वो करके गए और जब यहां से चले गए, इसीलिए हमारे देश में ये तो 2 किस्म के झूठ बोले जाते हैं। हम एक तरफ कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। यहां हम आजादी देने और लेने की बात करने की जगह हम दे दी, यानी ही हमें वो जो गोरे हमारे मास्टर थे और उन मास्टरों के बीच में जो गांधी जी एक पुल का काम कर रहे थे, उन्होंने ये हमें भीख में दे दी कि भाई दे दो अब इन भूखे नंगे लोगों को। उन्होंने दे दी, हम लेने की स्थिति में नहीं थे। लेने और देने के अंदर फर्क होता है। ये छोटा सा शब्द है, इसी से आपके पुरुषार्थ का, आपके मान का, सम्मान का, आपके हजारों साल की परंपराओं में जो कुछ आपने सीखा था, उससे पता चलता है कि आपने कोई चीज ली है या किसी ने आपको दी है। लेता आदमी जीत करके लेता है। हमने हॉकी के मैदान में, हमने क्रिकेट के मैदान में जीत ली है, हमें किसी ने जीत दी नहीं है। यह आजादी अगर हमें कहा गया कि गाने में तो तुम ये पढ़ो कि दे दी तुम्हें आजादी, यह गांधी जी ने हमें आजादी दे दी, लेकिन किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है? ट्रांसफर ऑफ पावर बाय हुम? बाय गांधी, बाय नेहरू। ट्रांसफर ऑफ पावर बाय हुम?
हमें किसी ने इस देश पे गुलाम बनाने के बाद, यहां के संसाधनों को चूसने के बाद, यहां की तमाम इंडस्ट्री को समाप्त करने के बाद, जाते वक्त जब उनका स्वार्थ हुआ, उनको लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में वो जीत चुके हैं, लेकिन सुभाष बाबू की क्रांति के कारण इस देश की फौज में विद्रोह हो रहा है। 46,000 की सेना थी आजाद हिंद फौज की, जिसमें से 26,000 लोग चरखा काटते हुए नहीं मरे थे, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मरे थे। और जिस तरीके की उस फौज के कारण विद्रोह हो गया था, उससे अंग्रेज उभरने के लिए तैयार नहीं थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जीत तो वो गए थे, तो वो इतने बड़े भारत को संभाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने जाने का यहां से मन बना लिया। तो लेकिन जाते जाते अपने उन दरबारियों को बिठा के गए, तब न कोई तर्क चला, तब न कोई लॉजिक दी, न कोई रेफरेंस दिया। तो सवाल यह है कि मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि जब असेंबलीज के वोट पड़े कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, तो 14 वोट में से वो जो बाद में 19 साल तक इस देश में प्रधानमंत्री रहे, उन्हें तो सिर्फ अपना वोट मिला था, बाकी वोट तो सरदार पटेल को मिले। तो फिर गांधी जी ने कौन से ईमानदारी के साथ, जो उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो सच के साथ इतने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, वो गांधी जी ने उस सच को किस मकसद से, किस इशारे से, किस एंगल से, किस कारण से झुटलाया, और क्यों उन्होंने उन विजनरी लोगों को यह देश सौंपा और क्यों नहीं सरदार पटेल को सौंपा। और अगर यही करना था तो कहते कि नहीं, कोई चुनाव नहीं होगा, मैं जिसे चाहता हूं उसे बना दीजिए। तो एक आदमी को, जो राजनीतिक व्यक्ति था, उसको आपने ह्यूमिलेट किया, इसलिए कि आपको चारों तरफ से सजा धजा करके एक ऐसा सिंबल बना दिया कि भाई ये आखिरी शब्द हैं, लेकिन उनके शब्द नहीं होते थे, शब्द किसी और के होते थे, उनके मुंह से कहलवाए जाते थे ताकि कोई विरोध ना हो। तो अंबेडकर जी से जब उनका विरोध किसी बात पे था, तो अंबेडकर जी के पास गए और उन्होंने कहा आप अपनी बात वापस ले लीजिए। अंबेडकर जी ने कहा कि मेरी बात ठीक है। उस पे गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम अपने ये बात वापस ले लो। तो अंबेडकर जी जैसे महान, मतलब अगर मैं कहता हूं कि हजारों गांधी भी पैदा हो जाएं, तब भी एक अंबेडकर पैदा नहीं हो सकता। ये 2020 में कह रहा हूं मैं। अंबेडकर जी ने कहा कि गांधी जी, मेरी बात से आप एक राय न हो, लेकिन धरने पे मत बैठिए, क्योंकि धरने पे बैठने से आपके जीवन को खतरा हो सकता है और देश को आपकी जरूरत है। लिहाजा मैं आपके इस सम्मान में कि आप धरने पे बैठ जाएंगे और उससे आपके शरीर को हानि होगी और आपको हानि होना देश के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। यही हुआ सुभाष चंद्र बोस के साथ जब वो अध्यक्ष चुन लिए गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी जी ने सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट की किताबें तो बहुत लिखी, लेकिन जब डिसाइसिव मूवमेंट आया, जब इंपॉर्टेंट मूवमेंट आया, तो गांधी जी ने किस मनोदशा के साथ कंप्रोमाइज किया। जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था, तो फिर क्यों उनके खिलाफ धरना दिया और कहा कि नहीं सुभाष, तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए। कौन सी राजनीति थी जो आज 2020 में इसे समझने की जरूरत है। और अगर गांधी जी को और हम समझें, आज के दिन सत्ताएं, व्यवस्थाएं
प्रोग्राम करेंगी, गुणगान होगा, ढोलक बजाई जाएगी, उनके गीत गाए जाएंगे, ये सब करें, ये सरकारी आडंबर है, उसको करना है, सरकारें करें, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं कोई संवैधानिक पद पे नहीं हूं, आप कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, कम से कम आज तो सच बोलिए। इसलिए गांधी जी से पूछना चाहता था बार बार, और उनके अनुयायियों उसको जवाब नहीं देते कि भाई गांधी जी ने जब यह कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, तो गांधी जी का कद तो इतना बड़ा हो गया था ना इस देश में कि जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है उसी मार्केटिंग अंग्रेजों ने की और गांधी जी को भारत में स्थापित किया। तो आप देखें कि कांग्रेस की पैदाइश हुई क्यों, यह कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आप संपत जी की किताब सावरकर पढ़ लीजिए, पेज नंबर 20 को पढ़ लीजिए, और वो अपनी किताब में कहते हैं कि 1857 का जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, उस विद्रोह से पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की चूलें हिल गई थी। तो अंग्रेज तो कोई काम आसानी से करते नहीं हैं, ये दुनिया भर के गोरे हैं, चाहे अमेरिका हो, तमाम सारे लोग हों, ये तो जो बात इन्हें आज समझते हैं, जो काम इन्हें 100 साल बाद करना होगा, उसकी तैयारी पहले दिन से कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि एजेंडा क्या है। इसलिए 1857 जैसी घटना इस देश में ना हो। तो आप देखिए कि 1857 की घटना है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 का है, और आप 57 से आते 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 1885 में या 87 में शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके नाम पर कांग्रेस आई, कांग्रेस जे, कांग्रेस ओ, कांग्रेस टी, कांग्रेस वी, कांग्रेस पी, कांग्रेस के, इतनी सारी जो बनी इस देश में, उस कांग्रेस का आज भी हजारों लोग उसे उसी रूप में देखते हैं। तो जो कांग्रेस की नींव जिस शख्स ने रखी वो कौन था? वो इटावा, जो उत्तर प्रदेश में, जहां आज एक बहुत बड़ा परिवार, जिनके पूरे परिवार ने उत्तर प्रदेश में कई साल सरकार बनाई, और आज इटावा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का निवास है, उस इटावा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, कलेक्टर था। वो ये समझ गया कि अगर हमने भारत पे लंबे समय तक राज करना है तो हमें यहां कुछ लोगों को बीच में रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये उग्रता हमारे हाथ से निकले और जब सामने कन्फ्रंटेशन हो तो बीच में एक बफर जोन के तौर पर कोई पार्टी, कोई संगठन हो जो उस वायलेंस को, जो उस उग्रता को किसी तरीके से हमारे तक न पहुंचने दे। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ और A.O. ह्यूम साहब उसके अध्यक्ष बने। उसमें एनी बेसेंट भी बनी, उसमें कई अंग्रेज बने, हंटर भी साहब बने, बहुत सारे लोग बने उसमें। तो आपने देखे कि बनी थी कांग्रेस क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहां खामोशी से राज करते रहे, और जो अंग्रेजों के साथ उठने बैठने वाली क्लास है, जो इंग्लिश बोलने वाली क्लास है, जो शाम को एक विशेष किस्म का तरल पीने के लिए उनके में बैठती है, जिसका रहना सहना अंग्रेजों जैसा है, जिसके बच्चे इंग्लैंड में जाके पढ़ते हैं, वो सब उन्होंने यहां से इंतजाम कर दिया था कि हम एक ऐसी क्लास पैदा करेंगे जो हिंदुस्तानी तो नाम से होंगे, लेकिन उनका उठना बैठना, सोचना समझना सब कुछ अंग्रेजों जैसा होगा। उनका एक क्लब बनाया गया कि ऐसे लोगों को हम इकट्ठा करें ताकि ये लोग हमारी बात को समझें और हम इनसे बात करें, निगोशिएट, और ये अपने लोगों को जाके मूर्ख बनाएं, सच मानो में, सीधे सीधे शब्दों में। लिहाजा यह सिलसिला चला। तो 47 आया, 47 के बाद की घटनाएं देखें। तो मेरा सवाल यह था कि गांधी जी ने अंबेडकर जी के
पास जाकर के तो धरना रख दिया, सुभाष चंद्र बोस के सामने धरना रख दिया, लेकिन गांधी जी ने यह घटना कहीं क्यों नहीं मिलती कि गांधी को जब यह पता चल गया था कि भारत का विभाजन होने वाला है, अगर यह पता चला होगा तभी तो उन्होंने यह कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा। तो मुझे बताएं, उनको यह पता भी चल गया था कि कौन करना चाहता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि गांधी जी को पता ना चला हो, गांधी जी बहुत युवावस्था में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन के अंदर यह पास हो गया था, और 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन के अंदर सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है, उन्होंने पास कर दिया था कि वेस्टर्न बॉर्डर पे भारत के जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। 1940 में रेजोल्यूशन पास हुआ पाकिस्तान बनने का, और 1947 में पाकिस्तान बन गया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि महात्मा गांधी के आज के जन्मदिन पर हम क्यों ना उनको याद करें, और उस पर्सपेक्टिव में याद करें कि क्या हमने सीखा, क्या हमने कोई नई बात सीखी, या सिर्फ हमने उनकी धुन बजा दी, उनका एक भजन जो झूठा है, जिसमें तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, क्योंकि एक खास किस्म के लोगों को लुभाना था, बताना था, इसलिए हम उसे बजा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, शाम को गांधी की मूर्ति पे तमाम सारे लोग होंगे, पूरा दिन चला जाएगा, बड़े बड़े विज्ञापन आ जाएंगे। लेकिन गांधी से सीखा क्या? इसलिए मैं एक दूसरी किताब आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मैंने लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर किताब आपको दिखाई, और एक किताब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और इस किताब को जब आप देखेंगे तब आपको यह समझ आएगा कि आखिर इस किताब के अंदर क्या चीज ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इस किताब को देखें। इस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की, गांधी और अनार्की, राइट। इस किताब के लेखक कौन हैं? इस किताब के लेखक के बारे में आप जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा। आपका नाम है सर सी शंकरन नायर, राइट। ये इस किताब के लेखक हैं। अब इस किताब के लेखक के बारे में आपको जो मैं बात बताना चाहता हूं वो भी जरा धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। और ये क्या है? ये किताब ये है, इस किताब को जिन साहब ने लिखा है मैंने उनको बता दिया, वो कौन थे। सी शंकरन नायर साहब 1897 यानी 1897 में उस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और शंकरन नायर ने 1897 में कांग्रेस का जो अधिवेशन महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और ये साहब 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। ये किताब इस शख्स ने ईमानदारी से लिखी है। इस किताब के टाइटल से आप समझ गए होंगे, इस किताब में कोई भी नाथूराम गॉडसे के रिश्तेदार, आरएसएस की परिवार से, संघ परिवार से किसी ने नहीं लिखी। कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। खामखा उनके दामन पे दाग लगाना ठीक नहीं है। राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोग लगाते हैं, लगाए, वो एक अलग बात है। लेकिन इस किताब के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। लिखने वाला भी वही है, किताब का टाइटल भी उन्होंने दिया है। और ये किताब आप सोचिए, इस किताब को आप ये माने कि इसमें कई चैप्टर हैं, और इसके पेज नंबर 132 के ऊपर गांधी एंड अनार्की, सी शंकरन नायर साहब की किताब, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे 89 में, उस किताब के पेज नंबर 132 पे जाइए, और उसका अपेंडिक्स है 3, और टाइटल है मालाबार एगोनी।
और उस चैप्टर की राइटर हैं एनी बेसेंट। उन एनी बेसेंट के इस चैप्टर में अगर आप पढ़ लेंगी तो मैं ये मानता हूं, वंदना जी, राजेश भाई और तमाम सारे पदाधिकारी, इस किताब के उस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, तो जो भी कुछ आपके अंदर होगी शक्ति, जितना भी गुस्सा शायद आपने अब तक जी लिया होगा, उस गुस्से के क्लाइमेक्स पे आप पहुंच जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने अपने देश में कैसे कैसे आदर्श बनाए हैं। मैं इसलिए कहता हूं इस देश में कि ईमानदार, बहादुर, निडर लोग उस वक्त भी थे, लेकिन क्योंकि परंपराएं दलालों, डरपोकों, कायरों को आगे बढ़ाने की थी, इसलिए बहादुर लोग पैदा होना बंद नहीं हुए, बहादुर बने और वो दूर चले गए। क्योंकि सत्ता के सुख के लिए आपको बौनों की तारीफ करना, दलालों को आगे बढ़ाना, लुटेरों की तारीफ करना, उनके बारे में किताबें लिखें, उनको महान बनाना, यह परंपरा 1947 से चल रही है। और सच बोलेंगे तो देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा राजनीति एक अलग विषय है, राजनीति जिन्हें करनी है वो करें। उसमें गांधी क्या, उसमें तो बहुतों के साथ झूठ बोला जा रहा है। लेकिन इस किताब के पेज नंबर 132 के ऊपर अपेंडिक्स 3, टाइटल है मालाबार एगोनी बाय एनी बेसेंट। 1 अगस्त 1921 की यह घटना है। हम सब जानते हैं 1 अगस्त 1921 को भारत में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। इसको समझने के लिए इन्होंने लिखा है कि जो हिंदुओं का केरल के अंदर जो मोपला नाम की जगह थी, जिसे इस टॉपिक मालाबार एगोनी में कवर किया गया है, उसमें लिखा है उस वक्त जब यह झूठ और पाखंड चल रहा था इस देश के अंदर, इस देश की आजादी में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल मिल के लड़े हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सारे धर्म बराबर हैं, यह साझा संस्कृति है, ये गंगा जमुना तहजीब है। ये सब झूठ और पाखंड उसके बाद भी गढ़े गए ताकि मेरे और आप जैसे लोगों के आंखों पर आज भी पर्दा पड़ा रहे। जी शंकरा नायर के इस चैप्टर में 3 लाइनें पढ़ लें तो आपको लगेगा कि अंग्रेज और भारत की मिट्टी में बहुत सारे लोग आए, वो फिर भी कुछ हद तक ईमानदार थे, लेकिन अंग्रेजों के दलाल, उनके चाटुकार और ये कायर लोगों ने भारत का सौदा कितने सस्ते में किया। हजारों साल की परंपराओं को तहस नहस करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो नैरेटिव अच्छे लगे, उन नैरेटिवों को हजारों साल की परंपरा के ऊपर स्थापित कर दिया, चाहे वो झूठे ही थे। इसलिए जब जब इस देश में यह बात होगी तो लोग कहेंगे नहीं ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है। इसलिए मैंने कहा कि तमाम वो लोग जो आरएसएस के ऊपर, संघ के ऊपर सवाल उठा देते हैं, आप कॉर्नर कर सकते हैं, लेकिन गांधी एंड अनार्की सी शंकरन नायर ने लिखी है। उसके पेज नंबर 132 के ऊपर लिखा जा रहा है कि मुसलमानों ने जिस बर्बरता के साथ, यह शब्द उसका ट्रांसलेशन है, मुसलमानों ने जिस बर्बरता के साथ हजारों हिंदू औरतों, बच्चों की हत्याएं की, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कौन लिख रहा है? ये आरएसएस की मेंबर नहीं थी एनी बेसेंट, ये तो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। लेकिन हम ये बात नहीं बताएं। तब मैं कहता हूं कि 1920 के मोपला के समय इस देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनका आज जन्मदिन आप सब मना रहे हैं, देश मना रहा है, सवाल मेरा सिर्फ इतना ही है, वो इसमें लिखती हैं और गांधी के ऊपर लिखती हैं, नाम लेके लिखती हैं कि जब टर्की के अंदर ये खिलाफत मूवमेंट, जो क्योंकि आजकल कैलिफेट मूवमेंट जामिया के लड़के भी चला रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है,
शाहीन बाग पे भी चल रहा है। ये वही खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं, और कैलिफत मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट उसे हिंदी उर्दू में कहते हैं। उसका मतलब होता है अल्लाह की सत्ता, उसके अलावा किसी की सत्ता नहीं। तो अल्लाह की सत्ता 57 देशों में आप देख रहे हैं कैसी चल रही है, वहां अल्लाह ही महफूज नहीं है। लेकिन 1920 में भारत के अंदर 2 जोकर का नाम लिखा है अनी बेसेंट ने, साफ साफ लिखा है। एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे का नाम था शौकत अली, जिन दोनों मक्कारों के नाम से उत्तर प्रदेश की धरती में रामपुर के पास एक ऐसे जिहादी ने, जिसने 1965 में सेना लड़ने जब जा रही थी पाकिस्तान से तो सड़क खोदती थी, वो आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मंत्री बना और आजकल जेल में है झूठ और फ्रॉड करने के चक्कर में। उस रामपुर के एमपी ने इन दोनों के नाम से यूनिवर्सिटी रखी है, यूनिवर्सिटी बनाई है। तो ये क्यों है आप समझिए। सिर्फ हम ये कहें मौलाना शौकत अली की यूनिवर्सिटी है, क्या फर्क पड़ता है हमें, कोई नहीं। ये बार बार आपके बीच में वो नाम, तमाम सोच जिंदा रहे इसलिए नाम रखे जाते हैं ना। हम अपने बच्चों का नाम कभी रखते हैं? इस देश में किसी ने अपने बच्चे का नाम शकुनी रखा है, रावण रखा है, सूपना का रखा है? क्योंकि उसके साथ चीजें अटैच हो जाती हैं। लेकिन जब हम अपने महापुरुषों के नाम से नाम रखते हैं, या नहीं हम अपने परिवार में भी जब अपने दादा परदादा की बात करते हैं, उनके शौर्य की कहानी सुनाते हैं, तो उनकी तस्वीरें क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन, इस परिवार में जो लोग बहुत महापुरुष थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया, उनके बारे में जाने और वो पुरुषार्थ और वो चरित्र जीने की कोशिश करें। लिहाजा एक राष्ट्र के रूप में जब उन महापुरुषों को छुपा करके बौनों को, दलालों को, चोरों को, उचक्कों के नाम पर, लुटेरों को, बलात्कारियों के नाम पर जब सड़कों के नाम रखे जाते हैं, जब संसाधनों के नाम रखे जाते हैं, संगठनों के नाम रखे जाते हैं, जब इंस्टीट्यूशंस के नाम रखे जाते हैं, तो वो हम वैसे ही महसूस करते हैं। इसलिए जब मुझसे लोग पूछते हैं कि भारत में क्या कोई दूसरा भगत सिंह पैदा नहीं हो सकता, मैं कहता हूं भारत में करोड़ों भगत सिंह हैं, लेकिन करोड़ों भगत सिंह को पैदा होने से पहले ही मार दो, क्योंकि ये अगर भगत सिंह बढ़ गए तो हमारा पोल खुल जाएगी कि हम सत्ता पे क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए मोपला पे कोई बात नहीं बताई जाएगी, उसका एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाएगा। मोपला पे बात नहीं होगी, नहीं वो झूठ है, वो सच है, वो फलाना है, दिमाग है। आप गांधी पे बात नहीं कर सकते, आप नेहरू पे बात नहीं कर सकते, आप इस पे बात नहीं कर सकते, आप उस पे बात नहीं। ये झूठ मक्कारी इसलिए है, इसलिए मैंने कहा कि मौलाना शौकत अली और जौहर अली कौन थे? ये दोनों ने भारत में जो टर्की के अंदर खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, और महान आत्मा जिनके जन्मदिन पे हम और आप बैठे हुए हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना विजन के साफ किया था 2020 का भारत का आज का मैं नागरिक, मुझे किसी से कोई लाग लपेट नहीं रखनी है। अगर उनकी कोई अच्छी बात थी उसका जिक्र करूंगा, लेकिन मैं जब यह देखता हूं कि आज भारत 70 सालों के बाद जिस मोड़ पे खड़ा हो गया है, इसके हालात तो 1947 से भी ज्यादा खतरनाक हैं, 46 से भी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जो है घंटे मजीरे में मस्त हैं, हम इसी में मस्त हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमने कौन सी मीठी गोली ऐसी खा ली है जो धीरे 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 इस देश के पुरुषार्थ को समाप्त करके लोगों को ऐसा कर दो, लोगों को इतनी दूर तक सुला दो कि लोग कभी अपने इतिहास को न जाने, अपने पुरुषार्थ को न जाने, अपने आइडियल्स को न जाने। लिहाजा उस वक्त टर्की में जब यह चल रहा था, तो यहां भारत के मुसलमानों के सिलसिले में गांधी जी जिक्र करते हैं कि भाई ये जो खिलाफत मूवमेंट है इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। यानी अगर वहां अल्लाह की हुकूमत बस रही थी, तो फिर यहां हम सपोर्ट करके कौन सी हुकूमत बसाना चाहते थे? हमने सपोर्ट क्यों किया? या तो हम उनकी आइडियोलॉजी से और उस फलसफे से एक राय थे, तो अगर हम किसी जगह बाहर सपोर्ट करेंगे और अपने देश में कुछ और करेंगे। तो आपने क्या किया कि गांधी जी ने इस देश के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए कहा कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं कि टर्की में जो आंदोलन चल रहा है,
अल्लाह की निजाम मुस्तफ़ा की हुकूमत बसाने का हम इन मुसलमानों का दिल जीतेंगे, ताकि ये मुसलमान भारत की जंग आजादी में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। हमें लगता है कि मूर्खों की इस देश में कमी कभी नहीं रही, आला आला दर्जे के मूर्ख रहे। और 1920 में भारत के अंदर, केरल के अंदर जिस घटना का मैंने जिक्र किया है, यह खुल्लम खुल्ला हुई। यह 1 अगस्त 1900, जब आप 1920 में दिल जीत रहे थे, और आपने ऐसा दिल जीता, या तो आपने किसी एजेंडे या विजन लेस होने के कारण, या कोई निजी स्वार्थों के चलते आपका, हम जब चरित्र के बारे में, आपके राजनीतिक डिसीजन के बारे में जब देखते हैं, तो कुछ चीजों पे सवाल हमें चाहिए। यह हो सकता है कि उनके वारिस उनके नाम से दुकानें चला रहे हैं, तो वो आ जाएंगे कुछ नए बातें लेकर के, ये ऐसा ठीक नहीं था, वैसा ऐसा ठीक नहीं था, और वो जब आपको बयान करेंगे तो ऐसे बयान करने की कोशिश करते हैं कि वो गांधी जी के साथ साथ चल रहे थे। तो उनकी बात ऑथेंटिक है, क्योंकि 70 सालों में इस देश में कुछ लोगों को विद्वान के तौर पे स्थापित कर दिया गया। इनको ये पुरस्कार मिला है, इनको पद्म विभूषण मिला है, इनको तो मैग्सेसे अवार्ड मिला। जितने अवार्ड मिलते हैं उतने ही लोगों की बुद्धता बढ़ जाती है। ये पहली बार हमने देखा। हमने तो इस देश में ऐसे लोगों को भी पुरस्कार पाते हुए देखा, जो मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी के विदेशी मेहमान जब आते थे तो उनके लिए चाय तैयार करती थी और बर्तन धोती थी, उनको भी राष्ट्रपति बनते देखा हमने। तो अब क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं तो उनके आदर्श को हमें मानना चाहिए, तो चाटुकारिता की पराकाष्ठा करनी, तो हम सच क्यों नहीं बोलते? तो आपने 1920 में इसको भारत के अंदर हवा दी, और ये दोनों जो जिहादी थे इन्होंने इसका फायदा उठाया, मोपला हो गया। गांधी जी एक शब्द नहीं बोले, कहीं नहीं बोले, और बोले ना बोले का फर्क नहीं होता है। बात यह है कि हजारों लोगों को मार दिया तो आपके बोलने का फर्क क्या पड़ता है? और मात्र 1920 से सफर चला 1947, 27 साल में देश बट के 2 टुकड़ों में बट गया। गांधी जी कहां थे? क्या गांधी जी को आपने, मैंने कहीं देखा कि जो गांधी सावरकर के, जो गांधी अंबेडकर के सामने, जो गांधी सुभाष के सामने धरने पे बैठ जाए, उस गांधी को हमने, उनको पता चल गया था कि देश का विभाजन हो सकता है, तभी तो उन्होंने बयान दिया कि अगर देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा। तो गांधी जी और गांधी जी के वारिसों और गांधी जी के जो नकली गांधी इस देश में हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे तो बताएं कि गांधी जी ने जिन्ना जैसे आदमी के सामने, नेहरू जैसे आदमी के सामने धरना, आमंत्रण, अनशन क्यों नहीं किया? एक आमरण अनशन करते, फास्ट टिल डेथ करते, भूख हड़ताल कर देते, अड़ जाते कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, जिना मैं जिंदा हूं मेरे रहते हुए ये देश नहीं बढ़ सकता। लेकिन कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा जिक्र मुझे तो नहीं मिलता, और मिलता है तो फिर उसमें आपकी ईमानदारी नहीं मिलती कि जिस शिद्दत के साथ आपने सुभाष बाबू का इस्तीफा ले लिया था, जिस शिद्दत के साथ आपने BR अंबेडकर से अपनी बात मनवा ली थी, इतना बड़ा फैसला हो रहा था और गांधी को नहीं पता था। और मैं ये इसलिए नहीं मानता कि फिर गांधी जी ने क्यों कहा कि कहते हैं कि अगर हत्या, अगर ये देश बटा तो मेरी लाश पे बटेगा। कहीं गांधी जी ने क्यों नहीं रोका? गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद स्वामी, जिन हिंदुओं को बलात्कारी, लुटेरे, आक्रांता, आतंकवादी मुसलमान मुगलों ने इस देश में कन्वर्ट किया था, वो स्वामी श्रद्धानंद उन लोगों को अपने मूल की तरफ ला रहे थे। उसमें एक रशीद नाम के आदमी ने जब उनकी हत्या की तो गांधी जी ने कहा यह स्वामी श्रद्धानंद की गलती है, रशीद की गलती नहीं है। मैं कैसे मानूं ये कौन सी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है? ऐसे लोग मेरे आदर्श कैसे हो सकते हैं? उन आदर्श को आप देश पे थोप दीजिए, ठीक है, चलेगा कहानी, लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं,
लेकिन कुछ बात तथ्यात्मक होनी चाहिए। मैंने अपनी एक सभा में जयपुर में यह सवाल पूछा कि ना मैं नाथूराम गॉडसे को जानता हूं, ना मैं उनकी आइडियोलॉजी को जानता हूं। एक सिंपल सा सवाल है, नाथूराम गॉडसे ने गांधी को मारा, जो किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। वो गांधी को न मार के किसी को भी मारते तब भी जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता था। किसी ने जस्टिफाई नहीं ठहराया। उन्होंने एक क्राइम किया, उनकी अपनी सोच थी। उनको लगता था कि देश के इतने बड़े लीडर ने यह भरोसा दे दिया है कि देश बटेगा नहीं और बटने नहीं दूंगा मैं। उनको लगा वो तो गांधी का फॉलोअर था, कि उसको गांधी पे भरोसा था। और कहां महाराष्ट्र में बैठा हुआ गांधी और कहां दिल्ली में गांधी थे। उन्होंने कहा गांधी ने कह दिया कोई सवाल ही नहीं होता, गांधी सारा तन मन धन लगा देंगे, देश को बटने नहीं देंगे। लेकिन जिस साधारण तरीके से यह देश बट गया, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। पंजाब में 50,000 औरतों का रेप हुआ और उसकी घटना का जिक्र कहीं नहीं है। यह किताब है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदू इन द पंजाब इन 1947। लिखने वाले का नाम है सरदार गुरबचन सिंह तालिब। गली मोहल्ले का नाम है इसमें, वो लिख के गए। 50,000 महिलाओं का रेप हुआ पंजाब में। इस विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी बंगाल और पंजाब ने भुगती। जब तिरंगा फहरा रहे थे विजनरी प्रधानमंत्री यहां, तब भी गांधी जिंदा थे। और उस वक्त पूरे पंजाब में चीखें थी, खून था, शोर था, शोक था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। क्योंकि कुछ लोगों को गद्दी पे जल्दी जल्दी आना था। उनका लगा नहीं तो ऐसा ना हो कि यह मौका हमारे हाथ से निकल जाए। तो गांधी जी, आप अगर एक अमरण अनशन कर देते तो यह देश नहीं बढ़ता, और अगर उसके बाद भी बढ़ जाता तो आज आपसे मैं सवाल नहीं पूछता, या आज की जनरेशन सवाल नहीं पूछती। इतनी हत्याएं हुई, इतनी लाशें बिछी। क्या गांधी जी को इसका अंदाजा नहीं था? या ये अहिंसा का जो फलसफा था, यह सिर्फ अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई हिंसात्मक आंदोलन न हो? क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई और कांग्रेस ने गांधी को पैदा किया, और उसमें अंग्रेजों ने मिलकर के गांधी को क्रिएट किया, और पूरा का पूरा फलसफा उनका साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड होता हुआ भारत पहुंचा। उन्होंने अपनी वेशभूषा बदली और भारत के जनमानस को मन में कैसा उन्हें एक्सेप्टेंस होगी वो उन्होंने इख्तियार किया, वो उनका अपना निजी मामला है। और उन्होंने अहिंसा शब्द का इस्तेमाल उसी वक्त किया जब जब अंग्रेजों पे हमला हुआ, जब जब अंग्रेजों का खजाना लूटा गया, वो धरना देते थे। लेकिन इतने लोगों के बावजूद भी गांधी कहां नजर आए? आप पूजा करने बैठ जाएं, आप शांति का पाठ करने लगे, उससे खून की नदियां नहीं रुकी। जो मर गया वो वापस नहीं आया। आपको इतिहास ने महान जरूर बना दिया कि आपने खून की नदियां होने के बाद आप मौन हो गए, तो आपके मौन होने से कुछ हुआ नहीं ना। जब मौन होना था तब आप हुए नहीं, जब मौन नहीं होना था तब आप मौन हो गए। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपने किसको पाला था? लिहाजा मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर गांधी जी ने सही समय पे सही बातें की होती तो आज जो भारत हमारे सामने है, आज भारत की पिछले 5-6 साल से जो सत्ता में लोग आए हैं, वो लगातार इस देश में पिछले कई सौ सालों से जो कुकर्म हुए हैं उन्हें ठीक करने में लगे हैं। और एक ऐसी व्यवस्था उन्हें मिली है जिसमें 30-35 करोड़ लोग इस देश को दोबारा से तोड़ने के कगार पर हैं। इस देश की व्यवस्था के अंदर दीमक की तरह चिपक गए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो हमारे हक में करे, और हमारे हक में नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट बिक गई है। सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यक समाज के दबाव में आ गई है।
तो 3 तलाक पर फैसला करेंगे तो नहीं मानेंगे और फिर उसको बदलवा देंगे पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए राम मंदिर पर फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट से यकीन हट जाएगा। इसलिए आतंकवादी याकूब मेनन को सजा होगी तो सुप्रीम कोर्ट से यकीन हट जाएगा उनका। तो ये जो सेलेक्टिव इस देश में एक समाज को खड़ा किया गया है, झूठ बोलकर बोलकर उन पापों को छुपा छुपाकर, वो समाज आज 2020 में खुली छूट है, उसे खुली छूट है, कुछ भी करें। और हम सत्ता पे बने रहने के लिए हम इस देश में ऐसे ऐसे काम करेंगे कि कोई फर्क पड़े, चाहे संविधान की धज्जियां उड़ जाएं। संविधान की धज्जियों के रहते हुए भी इस देश में हज कमेटी ऑफ इंडिया बनी हुई है, जिसे आपने संवैधानिक दर्जा दे रखा है। इस देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो 1972 में था, इंदिरा गांधी को जरूरत थी तो ये एक एनजीओ को भी दर्जा बहुत स्ट्रांग मिला हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है हवा में 1993 में बना दिया गया। मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट अलग से चल रहा है, दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन अलग से चल रहा है, हर राज्य में चल रहा है। तो हमने तो इतने गड्ढे खोद दिए हैं कि आप इस देश को बचाने, इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने वाली सरकारें भी अगर अगले 50 साल तक लगातार लाते रहें और समाज में चेतना जगाते रहें, तब जाकर के शुरू होगा कि अब भारत शुरू हुआ है। अभी तो भारत के जो कोण हो गए हैं, जो लकवाग्रस्त इस भारत को कर दिया गया है, उसको ठीक कर रहे हैं। और वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि इस देश में इतनी भयानक ताकतें हैं कि सच को सच मानने के लिए भी शाहीन बाग पर बैठ जाएंगी। और जब वो शाहीन बाग पर बैठ जाएंगे तो भारत की सुप्रीम कोर्ट, जिसके अपने आदेश के तहत, जिसे सैंक्शन मिली हुई है कि भारत में जिसको धरना प्रदर्शन करना है वो पार्लियामेंट थाने में जाके अर्जी देगा, और एक जंतर मंतर नाम की जगह बनी हुई है, वहां आप इतने दिन तक इतने लोगों से ज्यादा लोग नहीं ला सकते, और उसके अलावा दिल्ली में धरना नहीं होगा। लेकिन भीड़ तंत्र को आपने पिछले 70 सालों में इतना मजबूत किया है कि वो भीड़ तंत्र भारत के एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक को महीनों जाम रखता है। भारत सरकार उससे कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में महान जजेस कहते हैं कि हम कोई इंटरलुकर भेज रहे हैं, वो जाके हमारे नुमाइंदे की तौर पे बात करें। कभी सुना इससे पहले कि भारत की न्यायपालिका घुटनों के बल आ गई हो, बौनी हो गई हो? तो यहां तो वो ये कहते हैं कि भाई अपने नागरिक हैं, उन्हें कैसे ऐसा कर दें। तो ये नागरिक उन्हें शाहीन बाग पे नजर आते हैं और कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले नजर आते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से लगी सीमा हरियाणा के अंदर एक आश्रम को खाली कराने गई जाने वाली पुलिस, उनको रोकने वाले आम नागरिक, न जब बंदूक थी, न पत्थर था, न डंडा था, वो उनको जाने पर रोक रहे थे। वो उनका अधिकार था, आप उन पे लाठी चला सकते थे, लेकिन लाठी नहीं चली। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक गोली चलाई, 34 लोग गोली लगने से मार दिए गए। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि ये मानव अधिकारों का हनन है, नहीं पूछा। लेकिन शाहीन बाग में कहते हैं कि कैसे ऐसे उनके ऊपर बल प्रयोग करके हटाया जा सकता है। तो इस देश में फिर ये छूट सबको दे देनी चाहिए ना। फिर भारत की पार्लियामेंट के सामने भी धरना लगेगा 20 दिन तक, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। और धरना की जायज मांग हो, नाजायज मांग हो, लेकिन यही होगा। लेकिन उस पर जब नियम बना तो आप भारत सरकार की बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि धरना इस देश के नागरिकों का अधिकार है। अरे इस देश को तो धरने की इस परंपरा ने, इस संस्कृति ने दबाव में बर्बाद कर दिया। धरने ही और प्रदर्शन के लिए तो यह देश रह गया है। कोई बिल आया तो धरना प्रदर्शन, कोई कानून आया तो धरना प्रदर्शन, कोई फैसला आया तो धरना प्रदर्शन। और ताज्जुब की बात यह है कि आप देखिए कि खुल्लम खुल्ला है, कोई पूछना नहीं चाहता। अरे सवाल तो पूछो, 2020 का भारत है, अब कौन से यहां अंग्रेज हैं? तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज के दिन जब हम चर्चा करें तो चर्चा को ईमानदारी से करें, इसमें रस्म अदायगी ना करें। इसलिए मैंने कहा कि गांधी जी पे जब चर्चा होगी तो यह सवाल उठने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं एक संस्था का 4 साल तक सीईओ रहा,
उस पर मेरी एक अलग जिम्मेदारी थी। उस वक्त मैंने कई लोगों से कहा कि अगर मेरी उस संस्था में जो जिम्मेदारी थी, एक संवैधानिक तौर पे उसका एक संविधान था, उस संविधान से मैं बंधा हुआ था, अगर मेरी जिम्मेदारी न होती तो मेरे दौर में जो हमारे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बहुत सारे लोग, जिनकी समय समय पर जो लोग स्वर्गवासी हो गए, तो मुझे उनके लिए जाना पड़ता था, रीत चढ़ाने जाना पड़ता था, उनकी कंडोलेंस मीटिंग करानी पड़ती थी, और उनके निजी जीवन को जानता था, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को जानता था, उनके सार्वजनिक जीवन को जानता था। निजी लाइफ को जानने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता था, पहले भी कहता था और आज भी कहता था, मेरी कोशिश होती थी कि मैं उन कंडोलेंस मीटिंग में न बैठूं, लेकिन उस पद की वजह से बैठना पड़ता है। जैसे मैंने आज कहा कि आज लोग पद पे बैठे हैं, 70 साल से बैठ रहे हैं, गांधी जी जयंती मनानी है, उन्हें मनानी पड़ेगी। सत्ता में बैठे हुए लोग ये क्रिटिकल बातचीत नहीं कर सकते जो मैं और आज आप कर रहे हैं, और जिसका मौका मुझे इस संगठन ने दिया है। ये नहीं कर सकता था मैं, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, इसलिए बोल पा रहा हूं ना मैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जब भी किसी की कंडोलेंस मीटिंग होती है तो मैं उसमें जाना पसंद नहीं करता। और मेरा बड़ा सीधा सा वाक्य है कि कम से कम जो आदमी अब इस धरती से चला गया है उसके बारे में अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप कंडोलेंस करने जा रहे हैं तब भी आप झूठ बोल रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि अगर आपको सच बोलने की मजबूरी है कि आप सच नहीं बोल सकते तो मत जाइए। लेकिन गांधी जी का आज जन्मदिन है। आज राष्ट्र को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। उनकी हत्या हो गई और देश भी बट गया, और उनके जो तथाकथित हम नाम वारिस इस देश पे काबिज हो गए, उनका चरित्र, जिस एक आदमी ने हत्या की थी, वो किस विचारधारा का था, उसने क्यों की, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसने हत्या की। कानून की निगाह में वो हत्यारा था, कानून ने अपना काम किया। लेकिन क्या ये हत्या निजी स्वार्थ के लिए करके गांधी जी को मार के भागा? वो आदमी वहां रहा, उसका अपना एक कन्विक्शन होता है। हो सकता है उस कन्विक्शन से मैं और आप या इस देश के लोग एक राय न हो, कन्विंस न हो, लेकिन उसने हत्या की। लेकिन उसकी हत्या करने से कोई कन्विंस नहीं है। हत्या के कारण से हो सकता है कुछ लोग डिबेट कर सकते हो, डिबेट होनी चाहिए। न उसने इसलिए हत्या की कि वो किसी दूसरे मजहब के थे, उसको कोई भरोसा लगा, उस भरोसे को पूरा नहीं हो गया, देश बट गया, उसको लगा ये जिम्मेदार है, उसने आके हत्या कर दी। हत्या करना गलत है, किसी समाज में ये जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। वो भागा नहीं, वो गिरफ्तार हुआ, उसने कहा मुझे ये लगा, मैंने ये कर दिया। कोर्ट ने उसको सजाए मौत की सजा सुनाई। उसने कोई माफी की अपील की, यानी उसका कन्विक्शन जो भी था, आप उससे एक राय हो, था उसका कन्विक्शन। वो भागा नहीं मार के, और उसने सजा सुना दी, उसको फांसी। उसका आखिरी बयान तो कम से कम ईमानदार लोगों पब्लिक में ले आते कि उसने कोर्ट के सामने जो अपनी बात रखी थी वो क्या थी, वो तो बता देते। ऐसा तो नहीं था हजारों साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट था जो नहीं मिल रहा। गांधी जी की तो सारी किताबें मिल रही हैं कि कब वो बकरी का दूध पीते थे, कब वो सेवन करते थे, कब वो व्रत रखते थे, कब वो ये करते थे, कब वो करते थे। मिनट मिनट की डिटेल है। उस बेचारे की यही डिटेल रख देते कि भैया इस आदमी का आखिरी बयान ये था, ये भी आने वाली जनरेशनों के सामने रख दिया जाए। दूध का दूध पानी होता रहेगा, जिसको समझ में आएगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा ना समझे। लेकिन सरकार का रुख जो है वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन समाज का रुख तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते थे वो। इसलिए मैंने कहा कि एक शख्स ने गांधी की हत्या की, कारण उस पर अलग हो सकते हैं, लेकिन उसी सोच के लोग जो गांधी का नाम लेकर के इस देश में महात्मा गांधी रोड तो बना सकते हैं कि हम महात्मा गांधी के विचारों पे चलना है हमें, तो महात्मा गांधी रोड बना दो, लेकिन विचारों पे मत चलो। उसी
परिवार के लोगों ने, उसी सत्ताओं ने 1966 में भी एक हत्या हुई। यह बात मैं तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। गांधी के हत्यारे पे बहुत चर्चा होती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के हत्यारों पे चर्चा इस देश में कब होगी? लाल बहादुर शास्त्री को मारा क्यों गया, यह चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तथ्यों को 66 तो बहुत कल की बात है। बहुत भारत के अंदर चीजें हो गई थी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग मौजूद थे, उनके बेटियां तो अभी भी मौजूद हैं। क्यों नहीं उस पर चर्चा होती? उस पर चर्चा तक नहीं होती। गांधी जी के बारे में जब तक ये देश में पाखंड रहेगा, ये सब चलेगा कि गांधी जी की चर्चा तो बताओ, और आज नाथूराम गॉडसे को 500 गालियां दो और अपने विरोधियों को नाथूराम गॉडसे की मानसिकता वाला बता दो। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी आज जन्मदिन है, जो एक गरीब परिवार का आदमी था, जिसकी ईमानदारी का हिस्सा यह था कि उसके घर में खाना जब बनता था तो पार्टी के लोग जब आते थे उनके लिए अलग से आटा था और घर के लिए आटा अलग से था। और इस किताब के अंदर एक बड़ी मजेदार बात लिखी है अग्निहोत्री जी ने। इसमें एक जगह लिखा है उन्होंने कि जब उन्होंने ये पूछा अपनी पत्नी से कि वो 40 रुपए देते थे उनको घर का खर्चा चलाने के लिए, एक दिन उनकी पत्नी ने, जैसी कि महिलाओं की आदत होती है, उनसे कहा कि मेरे पास कुछ रुपए हैं। तो शास्त्री जी ने पूछा कि तुम्हारे पास ये रुपए आए कहां से? तो उसमें उनकी पत्नी वो ये कहती हैं कि ये पैसे मैंने, जो आप मुझे खर्चे के लिए देते हैं, उसमें से मैं बचा लेती हूं। उनका अच्छा, कि बोले मेरे खर्चे में 30 रुपए खर्च होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगले महीने से उनके 10 रुपए कम करके 30 रुपए देना शुरू कर दिए। जो अपने निजी जीवन में इस हद तक ईमानदार हो। और जब उन्होंने जो कार ली थी, वो यहां जनपद पे जो उनका ऑडिटोरियम वो है, मेमोरियल है, उस पे जाएंगी, उसकी उनके पास किश्त भरने के पैसे नहीं होते थे, और वो किश्त का पैसा उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और उनके परिवार ने भरा। एक आदमी बिना गाड़ी के रहा, यानी जो लोग 3 मूर्ति में रहे, उनका नफरत का आलम देखिए कि यह था कि 3 मूर्ति में उनके जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को जगह नहीं दी गई। यहां कैसे रह सकते? क्योंकि यहां तो वॉइस रॉय की एक भारतीय खाल में, एक काली स्किन के अंदर एक वॉइस रॉय जो 1947 में प्रधानमंत्री बने थे, वही रह सकते हैं। यहां कोई ऐसा कैसे आदमी रह सकता है? लेकिन हत्या दोनों की हुई, लेकिन हत्याओं के कारण पे मैं आज आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। गांधी जी ने के रहते हुए गांधी जी के सामने देश बटा, किसी एक व्यक्ति ने हत्या कर दी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के पीछे का कारण समझिए। क्या वजह थी कि लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद जाना पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री ने, जब पाकिस्तान ने यह देखा कि भारत की फौजें 1962 में, न जो उनके पास कोई हथियार था, न बंदूक थी, न कुछ था, क्योंकि विजनरी प्रधानमंत्री को लगता था हिंदी चीनी भाई भाई का ड्रामा करते रहो और किसी को पूछो मत। तो उस वक्त जो झगड़ा हुआ, उन्होंने लिखा कि भारत की कमर टूट चुकी है चाइना से, तो 1965 में उन्होंने यकायक हमला किया पाकिस्तानियों ने। एक छोटा सा आदमी जो एक गरीब परिवार से आया था, उसकी राष्ट्र भक्ति और उसका राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट का पागलपन देखिए।
कि उसने कहा नहीं, एक अपील की कि उसको मालूम था कि भारतीय सेनाओं के लिए देश में अनाज की कमी है, कहीं सेनाओं के लिए खाने की कमी ना पड़े, तो उन लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की कि हम एक दिन का व्रत रखें, और पूरे देश ने व्रत रखा। सेनाएं लड़ी, सेनाओं को आदेश में कहा पूरी ताकत से इस हमले का पलटवार किया जाए, और भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत में कोई दूसरा आदेश नहीं है, पूरा सबक सिखाइए और घर तक घुस के मारिए। भारत की सेनाएं, ये जो आज अमृतसर बॉर्डर पर बना हुआ है बाघा बॉर्डर, यहां से फौजें हाजी पीर तक चली गई थी लाहौर के अंदर। लाहौर में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए थे कि भारतीय सेनाओं को पाकिस्तानी देख ना पाए, और एक ही शर्त थी इस दीवाने की, इसने कहा नहीं, लाहौर के हाजी पीर से सेनाएं तभी वापस आएंगी जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को खाली कर देगा। लेकिन सत्ता के दलालों ने कहा कि अगर इतना ताकतवर आदमी जो देखने में इतना गरीब है, बताया ऐसा जाता है, मैं नहीं जानता, कि जब वो जा रहे थे एक बार तो उन पे कपड़े पहनने तक के लिए नहीं थे, और नेहरू जी ने उन्हें अपना पुराना एक फटा हुआ कोट दिया था। जिस आदमी के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग आयरन स्टील उसकी विल हो, वो आदमी नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस देश के षड्यंत्रकारियों ने उनको ताशकंद जाने पे मजबूर किया, क्योंकि इस देश में सत्ता पे जो लोग आने वाले थे उनको लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जब वापस लौटेगा और अगर कश्मीर खाली हो गया तो इस देश में लाल बहादुर शास्त्री को सत्ता से उतार नहीं पाएगा कोई, और मैं एक बौने बाप की बेटी होकर के सत्ता की पारी कैसे शुरू करूंगी। लिहाजा किन लोगों के माध्यम से, उसमें बहुत सारी शक्तियां इन्वॉल्व थी, उनकी हत्या कराई गई, और उनकी हत्या जब यहां आई, उनका शरीर नीला था। उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे मेरे निजी संबंध भी हैं। सब उस समय का लिटरेचर और सब तस्वीरें देखी, उस समय उनका पूरा शरीर नीला था। उनकी पत्नी ने सर पटक पटक के जमीन पे कहा कि एक बार पता करो कि क्या हुआ है, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये उस परिवार के दलाल हाथरस जा रहे हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। हारी हुई बाजी को आज इस देश में बलात्कार राजनीति का एक एजेंडा बन गया है। सत्ता प्राप्ति के लिए, एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए किसी के बलात्कार को आप इशू बना करके राजनीति चल रही है, हर शहर शहर चल रही है, और यह भी तय हो रहा है कि कितना ब्रूटल बलात्कार हुआ है, इसलिए वो प्रवृत्ति बदली नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री की जिद थी कि जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया है उसे खाली कराओ, नहीं मैं मानने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, उनकी जिद पूरी न हो जाए इसलिए हिंदुस्तान के एक पार्टी के लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की। तो नाथूराम गॉडसे ने एक व्यक्ति विशेष को मारा था, और उस व्यक्ति विशेष की अपनी सोच के कारण मारा था। कोई सामूहिक कोई सोच हो, कोई संगठन हो, यह मैं नहीं मानता, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की हत्या इस देश के एक संगठन, एक सत्ता के लोगों ने इसलिए कराई कि अगर पाकिस्तान हाजी पीर से फौजें हटने का अगर मामला होगा तो कश्मीर खाली करना पड़ेगा, और अगर कश्मीर खाली हो गया तो मैं जैसे बौने परिवार से आई हूं, मेरा बौना कद होगा तो देश के, तो इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। हत्या दोनों की हुई है। हत्या का तुलनात्मक अध्ययन आज 2 अक्टूबर को उनके जन्म के दिन करना चाहिए। एक की हत्या से किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ और एक की हत्या से देश को नुकसान हुआ।
अब हत्या तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये महत्वपूर्ण थी, वो महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन एक हत्या की चर्चा बहुत होती है। क्या 2020 के भारत में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जैसे बहादुर के जन्मदिन पर जो उनकी हत्या हुई है, क्या उस हत्या पे चिंता और मनन नहीं होना चाहिए? क्या उनके बारे में नहीं होना चाहिए? आज पूरे देश में नगाड़ा बज रहा होगा, गांधी जी का योजनाएं घोषित होती रहती हैं, हो जाएंगी, लेकिन जिससे लोगों का पुरुषार्थ जगे, अपने देश के प्रति अपने परिवार से ऊपर स्वार्थ रखे, अपने जीवन को भी दांव पे लगा कर पे उसने उस ताकत को बनाए रखा। लेकिन गद्दारों ने विदेशी ताकतों से मिलके उस बहादुर की हत्या करा दी। मुझे बताइएगा, सैल्यूट तिरंगा के लोगों, चर्चा किस पे होनी चाहिए? मैं कहता हूं, अगर गांधी को मानना है तो दोनों को मानिए, लाल बहादुर शास्त्री का भी, उस शास्त्री के शस्त्र को समझिए, उसकी विल पावर को समझिए कि हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे और घर में घुसने के बाद जो तुमने हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है वो हम वापस लेंगे। एक की जिद ये थी और दूसरे का चरित्र जीना है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि एक ही मनुष्य को शास्त्री भी बनना है और गांधी भी बनना है। गांधी बन के आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। आज कितने संकट हैं देश के सामने, आज कितनी इश्यूज हैं देश के सामने। अगर आपको गांधी को जीना चाहते हैं तो जो गांधी ने अहिंसा का रास्ता आपको बताया था, इस देश की महिलाओं से खासतौर से कह रहा हूं, इस देश की युवा लड़कियों से कह रहा हूं कि अगर गांधी को आज के समय उनकी प्रासंगिकता कुछ है, उनकी कोई रिलेवेंस है, तो आप इस देश में देश के गद्दारों का, इस देश को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का, इस देश के टीवी चैनलों का जो भारत की भाषा और भारत की संस्कृति और भारत के आदर्श पुरुष का अपमान करते हो, हजारों साल की संस्कृति का उपहास करते हो, ऐसे फिल्मी कैरेक्टर और ऐसे फिल्मी डायरेक्टर और कंडक्टरों का बहिष्कार करिए, अहिंसा का इस्तेमाल करिए। उनको गोली मारने या हिंसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके अपने घर बैठे बैठे उन टीवी चैनलों का जिन्होंने भारत की संस्कृति सनातन का उपहास किया है, जो भारत के तोड़ने वालों को ग्लोरीफाई करते हैं, उनका बहिष्कार कीजिए, अहिंसा से कीजिए, बिना हथियार उठाए कीजिए। उन कैरेक्टर्स का करिए जो भारत में आपके पैसे से करोड़ों पैसा कमा करके भारत को खोखला कर रहे हैं, भारत की युवा शक्ति को नशे के लत में डुबो रहे हैं, भारत की संस्कृति को एक भोग की संस्कृति बता रहे हैं, भारत के आदर्शों को, भारत के तमाम उन पूर्वजों को गलत पर्सपेक्टिव में दिखा रहे हैं। ऐसे डायरेक्टरों का, ऐसे कलाकारों का, ऐसी एक्ट्रेस का, ऐसे प्रोड्यूसर का बिना कुछ कहे वो फिल्में बनाने दीजिए। लेकिन 125 करोड़ सनातनियों, आप उनका विरोध करना है, धरना प्रदर्शन मत कीजिए। आप ये कहिए कि ये 300-400 रुपए की टिकट हम देंगे, खरीदेंगे, और देशद्रोही ये जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री का जो बिजनेस चल रहा है, जो टेलीविजन का बिजनेस चल रहा है, जो विश्वविद्यालयों के अंदर नारे लग रहे हैं कि हिंदुओं की कब्र बनेगी एएमयू में, हमें चाहिए जिन्नावाली आजादी, ये जो आप देखते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद के अंदर, आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर, दिल्ली के अंदर, अलीगढ़ के अंदर,
रामपुर के अंदर, इन तमाम शक्तियों का बहिष्कार करिए। और बहिष्कार करे, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ऐसी शक्तियों से आप कहिए कल से हमने सामान खरीदना बंद कर दिया। हम इस देश में उन राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करेंगे जो राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं, जो राष्ट्र से गद्दारी नहीं कर रहे, जो राष्ट्र के लिए सोच रखते हैं। हम उनको मजबूत करेंगे। इसमें हिंसा की जरूरत ही नहीं है। इस अहिंसा के गांधी जी के फॉर्मूले को अपनाइए। जो लोग इस देश में, इस देश के खिलाफ आपके पैसे से पैसा कमाते हैं और उन दुश्मन देशों में जाकर के प्रोग्राम करते हैं, जो पैसा वहां बढ़ता है, उसी पैसे से आपके देश में अजमल कसाब जैसा एक जिहादी आता है। इस देश के केरला के अंदर अब्दुल नजीर मदनी जैसा बम धमाकों का मास्टरमाइंड आता है। यह आजम खान जैसा मक्कार, मुनाफिक, गद्दार पैदा होता है। और ये तमाम सारे लोग हैं। हर उस बिजनेस को जो देश के खिलाफ ताकतें चला रही हैं, उसका बहिष्कार करिए। फिल्मों का बहिष्कार करिए, टीवी ऐसे चैनलों का बहिष्कार करिए जो सुबह से शाम तक भारत को गालियां देते हैं। हर अखबार का बहिष्कार करिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? आज अखबार आपके मोबाइल पर है। वो ताकतें जो लगातार अपने बड़े बड़े आर्टिकलों में इस देश के खिलाफ लिखती हैं, इस देश की एक खास सोच के खिलाफ लिखती हैं और एक वही चाटुकारिता की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। राजनीतिक तौर पे मैं नहीं कह रहा, ये इतना आपको भी बोध है कि हम राष्ट्र में कैसे लोगों को चुने और उन्हें क्यों ताकत दें, और जब वो सत्ता पे आ जाएं तो उनसे राष्ट्र में के प्रति जो जघन्य अपराध हुए हैं उनको ठीक कराएं, मेरा और तेरा से ऊपर उठें। जो देश में बाहर से करोड़ों अरबों रुपया यहां के कन्वर्जन के लिए आ रहा है, ये जो क्षेत्रवाद की भावना फैलाने के लिए विदेशों से अरबों खरबों रुपया आ रहा है, अलग अलग तरीकों से आ रहा है, आप उनका बहिष्कार करिए। आप ऐसे लोगों का भी बहिष्कार करिए जिन्होंने अपना एक संगठन बनाया और चाइना से करोड़ों रुपए की इमदाद ली और भारत के बजट में एक एनजीओ के लिए 100 करोड़ रुपया रखा गया। ये तो मैं समझता हूं कि भारत के सनातनियों को, मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया में सुनेगा तो कहेगा इस देश के नागरिक क्या इतने सोए हुए हैं। मई के महीने में राजीव गांधी की हत्या होती है, 1 महीने बाद राजीव गांधी फाउंडेशन बनके तैयार हो जाता है। और राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए भारत का जब बजट पेश होता है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर रहे होते हैं, उस बजट में 100 करोड़ रुपया उस एनजीओ के लिए रखा जाता है और वो एनजीओ चाइना से पैसे लेती है, चाइना के साथ उनकी साठगांठ होती है। भाई किस बजट में किसी एनजीओ, भाई मेरी कोई एनजीओ हो तो मुझे दे दीजिए। हजारों इस देश में राष्ट्रवादी लोग काम कर रहे हैं, मेरी तो कोई एनजीओ है नहीं। हजारों राष्ट्रवादी इस देश में काम कर रहे हैं, उनको दे दीजिए, उनका भी बजट बताइए, सबको दीजिए बजट। फिर इन्हीं को बजट देने की क्या आवश्यकता है? लेकिन हम चुपे बोले नहीं हम लोग। मेरा मानना है कि गांधी जी के आज के जन्मदिन पर 2 ही सीख लेनी चाहिए कि अब हम न किसी की गलत बात बर्दाश्त करेंगे और ना ही किसी झूठे को हम अपने बीच रहने देंगे। और कोई हमें एक गाल पे चांटा मारने की धमकी देगा तो हम उसका मुंह ही तोड़ देंगे। यह मैं हिंसा नहीं कह रहा, लेकिन ये वो दौर चला गया कि मारने वाला थक जाएगा लेकिन पिटने वाले हम नहीं थकेंगे। आप आदर्श रहिए। आप लाल बहादुर शास्त्री को भी जिए जो हाजी पीर तक अपनी फौजों को ले जाता है और पाकिस्तान को घुटनों पे ले आता है कि जब ही हम वापस आएंगे जब कश्मीर खाली होगा। एक तरफ आपकी ताकत का अंदाजा, पुरुषार्थ ये होना चाहिए और अहिंसा की बात हम अपने देश के अंदर उन लोगों, वो जो ताकतें हैं, जो फिल्म में हैं, जो टेलीविजन में हैं, जो न्यूज में हैं,
जो ये अलग अलग नैरेटिव फैला रहे हैं, जो विश्वविद्यालयों में, उनका बहिष्कार आपको आर्थिक रूप से करना है। हर वो ताकत, हर वो प्रोफेशन जिस पे देश विरोधी ताकतें, जिहादी बैठे हुए हैं और वो जिहाद भी चला रहे हैं और आप उन्हें पैसा देते हैं, वो पैसा पाकिस्तान जाता है, वो पैसा इस देश में आतंकवाद फैलाने के काम आता है। आपका पैसा जा कहां रहा है, इसको सोचें तो ऐसी तमाम फिल्मों का, ऐसे तमाम चरित्रों का बहिष्कार करिए। एक बार 6 महीने की मैं अपील करता हूं आपसे। 6 महीने आप इस देश के युवाओं से, क्या इस देश में बाहुबली फिल्म नहीं बन रही? क्या इस देश में पूरब पश्चिम जैसी फिल्म नहीं बनी? जब फिल्में आरती होती थी तो लोग पिक्चर हॉल में खड़े हो जाते थे। और मुझे सौभाग्य है कि जिस आदमी की यह फिल्म थी वो जीवित हैं, मनोज कुमार जी। मैं जल्दी ही उनसे मिलने वाला हूं, मेरी उनकी बीच में बातचीत होती रहती है। कुछ कोरोना काल की वजह से मैं नहीं जा पा रहा। क्या आपको नहीं लगता कि इसी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो आज के दौर के तौर तरीकों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हजारों साल पुरानी परंपरा को अपनी गायकी से जीवित रख रहे हैं? कैलाश खेर मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उनको सुनिए। कब तक ये झूठे मौला रे मौला के गीत सुनेंगे भाई, जिनकी न कोई तहजीब है, न जिनकी कोई संगीत है, न जिनकी कोई संस्कृति है। आप उसे संस्कृति और संगीत मान बैठे। आप अपने आप को जानिए, अपने पुरुषार्थ को समझिए, अपनी सभ्यता को समझिए, अपने सरोकारों को समझिए, अपनी आस्थाओं को समझिए। और मैं फिर आखिर में कहूंगा कि आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि राज्य में और राष्ट्र में फर्क करना सीखें। राष्ट्र को चलाने के लिए जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है सरकार। सरकार राष्ट्र नहीं होती। अगर राष्ट्रवाद के लोग या राष्ट्रवादी लोग या राष्ट्र में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके मानने वाले लोग अगर कमजोर होंगे या किसी गफलत में होंगे या किसी कंफ्यूजन में होंगे तो उस राष्ट्र को चलाने के लिए बौने सत्ता पे स्थापित हो जाएंगे। और आपको राष्ट्र की चिंता होगी तो आप ऐसे लोग चुनेंगे जो राज्य चलाएंगे लेकिन राष्ट्र को मजबूत करने की भावना से 370 और 35 पे भी हटाएंगे और राम मंदिर का फैसला भी लाएंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाने की तैयारी में होंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे, क्योंकि इससे राष्ट्र बचेगा, राज्य नहीं बचेगा। क्योंकि जब सरकारें अपने राज्य को बचाने में लग जाती हैं तो राष्ट्र कमजोर हो जाता है और राष्ट्र को समाज बचाता है, राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए ये जो आस्था है, जो उपासना है, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, जो सरस्वती है, जो दीप प्रज्वलन है, व्रत रखना है, ये तमाम सारी चीजें राष्ट्र की तरफ इशारा करती हैं। इसलिए अगर कोई प्रोग्राम होता है तो हम जनगण मन गाते हैं। जनगण मन जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है, उस पर आपको खड़ा होना है। वो संविधान का मामला है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी प्रोग्राम के अंदर दीपों का प्रज्वलन करना, दीप जलाना कोई संवैधानिक मामला है? वो हमारी राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। वो सरस्वती वंदना हमारी हजारों हजारों साल पुरानी सभ्यता की चेतना है। ये 47 में बापू का भारत अलग है। 47 से भारत को कोई नहीं जानता। बापू थे, बापू आए चले गए, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन राष्ट्र, इसलिए भारत के संविधान में लिखा है, पहले ही उसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। भारत मीन्स कौन सा भारत? 1947 का भारत, हजारों साल पुराना भारत, जहां नदियां पुछती थी, जहां सूरज पुछता था, जहां पूरी दुनिया को ज्ञान दिया जाता था, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था में 33% हमारा कंट्रीब्यूशन था। जब राष्ट्र के रहने वाले समाज के लोग कमजोर होते हैं तो औरंगजेब भी आता है, बाबर भी आता है, गौरी दंगाई और आतंकवादी भी आता है और यहां से चला जाता है और यहां उनके वारिस जो उनको अपना बाप दादा पुरखा मानते हैं वो कोर्ट में
उस आतंकवादी बाबर, उस आतंकवादी मुसलमान औरंगजेब की टूटी हुए मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद जो बना के गए थे, उसके लिए अदालतों में वकालत करते हैं। इसलिए दोबारा से यह बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है, बहुत ही नाजुक घड़ी है। ये जो आपने सैल्यूट, तिरंगा जो आपका संगठन है, इस तिरंगे को सदियां सदियों तक तिरंगे को सैल्यूट करने वाले बहादुर पैदा कीजिए। सिर्फ ये तिरंगा किसी संवैधानिक दर्जे का मोहताज न रहे। ये तिरंगे की रक्षा करना किसी कपड़े की रक्षा करना नहीं है। इस तिरंगे को तिरंगा रहे। ये तिरंगा उतार दिया गया था जब आप कमजोर हुए। कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था क्योंकि वहां जिहादी आतंकी मुसलमानों की बहुमत था। जो दिल्ली में आके बैठता है ये गुलाम नबी आजाद, ये मुझे पता नहीं ये किसका गुलाम है और किससे आजाद है। ये कश्मीर के अंदर कहता था कि हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, दिल्ली में कहता था हमें सेकुलरिज्म चाहिए, क्योंकि ये घुट्टी इस देश में पिलाए रखो पिलाए रखो। उसी जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। उसी जम्मू कश्मीर में भारत से क्या नफरत का आलम था कि जम्मू कश्मीर में लाइफ इंडिया इंश्योरेंस LIC के दफ्तर के बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था भारतीय जीवन बीमा निगम। इतनी नफरत थी भारत से कि उस वक्त के वहां जो मुसलमान जिहादी थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के उनकी पूजा उपासना के कारण मारा, उन्होंने उस बोर्ड को उतार करके उस पे काला रंग लगाने की कोशिश की। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उस बहादुर को मैं सैल्यूट करता हूं कि उसका एक एम्प्लॉय था और वो बहादुर निकला अपने ऑफिस से बाहर और उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। मैं तथ्यों को लाना चाहता हूं। उस आदमी की शक्ल है ये। मैं कोई बात इस आज के दौर में बिना तथ्यों के नहीं कहना चाहता। ये किस आदमी की लाश है और ये कौन है, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर आपने कोई गफलत की, फिर दोबारा से आप किसी दे दी हमें आजादी बिना खड़क तनब ताल, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं है कोई दूसरा मेरे भगवान। इसमें आपको बताना चाहता हूं कि श्रीनगर में जिहादियों की बात बता रहा हूं मैं। इन्होंने LIC के बोर्ड पर इंडिया लगा देखा, उसे काला करने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बहादुर LIC का अफसर VS तिवारी साहब, आप जरा सोचिए उस आदमी के अंदर। आज हम नौकरी सरकार की पा लेते हैं तो नौकरी पाने के लिए कितने कंप्रोमाइज कर जाते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है कोई बिल्डिंग में आग लगा रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है कोई झंडा जला रहा है। यार हमारी नौकरी हमें क्या मतलब यार, चुपचाप अपनी नौकरी कर लो, ये आपकी दशा हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश का रहने वाला आदमी, उसकी नौकरी की, उसका ट्रांसफर हुआ श्रीनगर के अंदर, LIC के दफ्तर में काम कर रहा था। जब उसे पता चला कि कुछ लोगों ने इंडिया के ऊपर काला पहुंचा, वो बाहर आया, उसने निकल कर आप ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर तुमने हमें रोका तो इसका अंजाम नहीं होगा। VS तिवारी श्रीनगर में, इसका चर्चा नहीं हुई। इसकी चर्चा अगर मैं नहीं करूंगा वंदना जी, राजेश जी, तो इस इतिहास में बहादुर पैदा नहीं होंगे। इस राष्ट्र के लिए जान देने वाले इस भारतीय संत, जब आप कमजोर हुए, जहां जहां आप कमजोर हुए, वहीं पे मेरठ बना, मलियाना बना, मुंबई बना, संभल बना, मुरादाबाद बना, अलीगढ़ बना, आजमगढ़ बना। ये ताकतें जहां जहां भी इख्तदार में आती हैं वहां कोई कानून नहीं चलता है। इसलिए बंगलौर के अंदर 300 गाड़ियां जला दो, दिल्ली के अंदर लाखों की प्रॉपर्टी जला दो। इन भारत की इंटेलिजेंस सर्विस के आदमियों को 50-50 चाकू इसलिए मारो ताकि इनके धर्म के लोग, इनके
परिवार के लोग, इस समाज के लोगों के अंदर डर बैठा दो। ये सोच औरंगजेब, बाबर, अकबर से लेके आज तक चल रही है। मैं एक बार फिर आपके संगठन का, आपके अध्यक्ष का, मोहतरमा वंदना त्रिपाठी जी, तमाम लोग, खासतौर से जो आपके तीनों सेल हैं, युवा सेल, महिला सेल, किसान सेल और जो भी आपके पैटर्न हैं, इन तमाम सारे लोगों को, सैल्यूट तिरंगा से जुड़े हुए लोगों को, आज के इस प्रोग्राम में जो लोग इस टेक्निकल टीम काम कर रही है उनको, और जिन लोगों ने ये सोचा कि ये सिलसिला करें, इसको जारी रखें। मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा, मुझसे और अलग अलग विषयों के जानकार इस देश में हैं और ये इस प्लेटफॉर्म को आप घर घर पहुंचाएं, इसके माध्यम से पहुंचाएं और कोई चिंता न करें। जो आपके भाग्य में है घर चल के आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपके घर पे भी होगा तब भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।